नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र के माध्यम से इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी देख रहे हैं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आज ये तीसरी वीडियो है और हम लोग देख रहे थे, पहला टॉपिक ये था कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला टॉपिक ये था कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें जो है हम लोग बेसिक क्वेश्चंस में 1 से लेके 47 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। 1 से लेके 47 तक का क्वेश्चन देख चुके हैं और ये इसमें दो कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। तो हाई लेवल क्वेश्चंस में आज ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर करिए फटाफट। ये देखिए, IAS प्री 2012 में पूछा गया है और इसमें क्या क्या है आपको बताना है। देखते हैं थोड़ा सा रेड कलर की, तो इसमें आपको बताना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 was enacted in consonance with which of the following provision of the Constitution of India। तो NGT एक्ट 2010 किसके कंसोनेंस में इनैक्ट हुआ था, ये आपको बताना है। और ये आपके सामने पॉइंट दिए हुए हैं और इसमें से आपको क्या चूज करना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें से कोड चूज करना है कि कौन कौन से करेक्ट हैं। तो इसके अनुसार जो हमें अच्छा लग रहा है, ये पीला वाला ही लग रहा है। चलिए इसी पर आ जाते हैं। पहला तो देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट constitute as a part of right to life under Article 21। Right to a healthy environment constitute as a part of right to life under Article 21। ये जो है NGT को बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इस अधिकार की आपकी। अब द प्रोविजन ऑफ ग्रांट फॉर रेजिंग लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्ड एरियाज फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये नहीं था। और दूसरा, पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन्ड इन अंडर आर्टिकल। तो NGT को बनाने में ग्राम सभा और शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई मैंने इस कंसेप्ट का प्रयोग नहीं किया था। इसमें से एप्रोप्रिएट जो है केवल पहला सही है, और पहला सही होने के साथ साथ ऑप्शन ए आपको क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो ये पूछा था कि NGT को बनाने के पीछे तर्क क्या था और वो मैंने ये कहाँ से ये प्रोत्साहित हुआ कि NGT को बनाया जाए। तो एवरी सिटीजन का मैंने राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 जो दिया हुआ है, उसमें जो है हेल्दी इन्वायरमेंट का भी उसको अधिकार है। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट देखिए उसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 18 अक्टूबर 2010 अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 फॉर इफेक्टिव एंड expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forest to provide the right to a healthy environment construed as a part of right to life under Article 21। Justice आदर्श गोयल इज द प्रेजेंट चेयर। तो ये उस समय की बात कर रहा है। अब इस समय चाहे जो भी हो देख लिया जाएगा, हेंस ऑप्शन एज। तो NGT जो बना था, NGT जो है 2010 में बना था और
आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का योगदान इसमें महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो चलिए आप समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को, आगे चलते हैं दोस्तों। सारे दोस्तों इसमें देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी केम इनटू फोर्स इन, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि एनजीटी जो है कब फोर्स में आया। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का एक क्वेश्चन है। तो आप देख रहे थे कि एनजीटी जो है 2010 में बना है। तो ऑप्शन ए आपको क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलेंगे हम लोग फटाफट। was established by the government of India in, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल was established by the government of India in, तो आप जानते हैं कि एनजीटी कब स्थापित हुआ था, ये भी 2010 में हुआ था। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं, देखते रहिए कि कौन कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑथर ऑफ द ग्रीन डेवलपमेंट इज, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए ग्रीन डेवलपमेंट नामक बुक जो है उसके आथर कौन है। यूपीपीसीएस प्री 2011 का क्वेश्चन है। तो ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड ये बुक है और इसके राइटर जो हैं WM एडम्स हैं। अभी एक्सप्लेनेशन में आप लोग इसको देखेंगे समझेंगे। तो ग्रीन डेवलपमेंट जो है ग्रीन डेवलपमेंट नामक जो बुक है इसके राइटर जो है WM एडम्स है। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं, फटाफट देखते रहिए। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इधर उधर हो तो उसको आप लोग देख लीजिए। विलियम M एडम इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड। ये बुक का पूरा नाम है ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड। इट्स फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1990 और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2011 में पूछा गया है। तो ये जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड WM एडम्स द्वारा महत्वपूर्ण किताब थी ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन कम समय लायक हैं उनके लिए कम समय दिया है, समय बहुत कम है, परीक्षाएं सर पर खड़ी हैं। आगे चलते हैं फटाफट। व्हाट इज द Rio+20 कॉन्फ्रेंस ऑफ्टन मेंशन्ड इन न्यूज। ये पूछ रहा है कि Rio+20 कॉन्फ्रेंस जो हमेशा न्यूज में चर्चा में रहती है वो क्या है। ये IAS प्री 2015 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, चलिए हम फटाफट इसको बता देते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये UN के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कॉन्फ्रेंस है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसको। चलिए हम लोग देख लेंगे, ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। Rio+20 इज द शॉर्ट नेम फॉर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन ब्राज़ील इन June 2012 to mark the 20th anniversary of 1992 United Nations Conference on Environment and Development UNCED in Rio de Janeiro, and the 10th anniversary of 2002
वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जोहानिसबर्ग। तो ये क्या था 1992 में और 2002 में जो हुआ था। तो देखिए 1992 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये शुरू हुआ था, और इसका 20 वर्ष बाद जो शुरू हुआ था Rio+20, और यहाँ से 10 वर्ष बाद जो शुरू हुआ था, और देखिए एंड द डेवलपमेंट of 1992 United Nations Conference Environment and Development in Rio de Janeiro and the 10th anniversary of 2002 World Summit on Sustainable Development in Johannesburg। तो 10 वर्ष बाद जो, तो ये भी 2012 में हो गया। इन दोनों को याद करने के लिए Rio+20 20 साल बाद जो शुरू हुआ था Rio+20 2012 में। दिस कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन ब्राज़ील इन जून 2002। और ये 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में। तो ये था दोस्तों Rio+20 जो आप न्यूज में सुनते हैं, उसका यहाँ पर ये दिया हुआ था। देखिए व्हाट इज द Rio+20 conference often mentioned in news? It is the United Nations Conference on Sustainable Development। और तो मिनिस्ट्रियल मीटिंग नहीं थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल नहीं था, मेंबर कंट्री बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी नहीं थी। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। Rio+20 के बारे में आप समझे कि 20 साल बाद जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी 2012 में, उसको Rio+20 कहा गया। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। और हुआ था ये, दिस कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन ब्राज़ील इन 2012। तो ब्राज़ील में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए फटाफट। In the year 1997, the World Environment Conference was organized in। अच्छा क्वेश्चन है, उत्तराखंड PCS प्री 2016। तो 1997 की बात जो है 2016 में पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और स्टैटिक प्रकार का है। इन द ईयर 1997 वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन क्योटो। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए हम लोग जो भी डाउट होगा, सस्पेंस होगा, सब कुछ एक्सप्लेनेशन से दूर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इन द ईयर 1997 द वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन क्योटो, जापान। द क्योटो प्रोटोकॉल टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज adopted in this conference, which came into existence on 16 Feb 2005। In the 1997 Environmental Conference organized in Kyoto, Japan, Kyoto Protocol is United Conference Convention on Climate Change was adopted in this conference। 1997 में अडॉप्ट हुआ था, which came into existence on 16 Feb 2005। came into existence। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल आप देख लिए। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट था। 1997 में जो अडॉप्ट हुआ था वो 2005 में इफेक्टिव हुआ, केम इनटू फोर्स हुआ। केम इनटू एग्जिस्टेंस जो दिया हुआ है तो केम इनटू फोर्स कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर करिए। द अर्थ समिट +5 वाज हेल्ड इन। बताइए दोस्तों
फटाफट आंसर करिए। द अर्थ समिट +5 वाज हेल्ड इन, कब हुआ था बताइए इसको? 1997 में हुआ था, जो अभी हम लोग देखे हैं। अर्थ समिट +5 वाज हेल्ड इन 1997, यूपीपीसीएस में 2016 का क्वेश्चन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और इसको अभी हम लोग समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये क्या कह रहा है? इन 1992 मोर देन 100 heads of states met in Rio de Janeiro, Brazil for first International Earth Summit. This summit was convened to address urgent problems of environmental protection and social economical development. The assembled leaders signed the Convention on Climate Change. The assembled leaders signed the Convention on Climate Change and Convention of Biodiversity, endorsed the Rio Declaration, and Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. The Commission on Sustainable Development was created to monitor and report on implementation of the Earth Summit. आइए आगे देखते हैं। Earth Summit Agreement. It was agreed that 5-year review of Earth Summit progress. It was agreed that 5-year review of Earth Summit progress would be made in 1997 by the United Nations General Assembly meeting in special session. Accordingly, a special session of UN General Assembly was held 1997 in New York to take stock of how well countries, international organizations and sectors of civil society have responded to the challenges of Earth Summit. This meeting was known as Earth Summit +5. ये 5 years आफ्टर हुआ तो +5 हो गया। Notably, Rio +10 Summit was held in Johannesburg in 2002 and Rio +20 was held in Rio de Janeiro in 2012. तो देखिए ये जो 1997 में हुआ था, 1992 में अर्थ समिट हुआ था, यही 5 वर्ष बाद जब हुआ तो इसको अर्थ समिट +5 कर दिया गया। और उसके बाद ये 97 हो गया, और ये 92 वाला जब 20 ईयर्स आफ्टर हुआ तो इसको रियो +20 कर दिया गया। और यही जब 10 वर्ष बाद 2002 में 2002 में हुआ तो रियो +10 भी कह सकते हैं इसको। देखिए ये हुआ है रियो +10 समिट वाज हेल्ड इन जोहानिसबर्ग। तो ये प्लस का मतलब जो देख रहे हैं ये वर्ष को दर्शा रहा है और ये अलग अलग जगह पर हुआ है, बस इसे यही समझ लीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए फटाफट। समझ लीजिएगा, जिसको पढ़ना होगा देखना होगा, फिर वीडियो को रिवाइंड करके पास करके देख लेगा। IAS प्री 2016 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स were first proposed in 1972 by the global think tank called the Club of Rome। ये जो है गलत है। आगे चलते हैं दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2016 के संदर्भ में सही था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक अचीव करना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। तो ये सही है। और यहाँ क्या पूछा है, करेक्ट पूछा हुआ है, तो इसके अनुसार करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसमें क्लियर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेयर प्रपोज्ड इन 2012 at Rio+20। Sustainable development goals were proposed in 2012 at Rio+20, hence statement 1 is not correct। Sustainable development goals are officially known as transforming our world। Sustainable development goals are officially known as transforming our world। The 2030 Agenda for Sustainable Development। These are a set of 17 aspirational global goals। हाँ, आप लोग देख चुके हैं 17 एस्पिरेशनल ग्लोबल गोल्स, आप इससे पहले देख चुके हैं। These are a set of 17 aspirational global goals with 169 targets among them। Hence ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो इसमें ये पूछा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू कब हुआ था, SDG। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है 2012 में शुरू हुए थे, जो Rio+20 हुआ था इसी में शुरू हुआ था। और इनकी संख्या कितनी है, 17 है, और 2030 तक इनको अचीव करना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। अभी हमें लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का समय जो है थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। ऐसा लगता है हमें कि इसको 28 कर दिया गया है, लेकिन इसको क्रॉस चेक कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये मुझे लग रहा है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए फटाफट। IAS प्री 2018 का क्वेश्चन है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए फटाफट, क्या कह रहा है। विथ रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर GACSA, which of the following statement is are correct। GACSA is an outcome of climate summit held in Paris in 2015। ये जो है इनकरेक्ट है। मेंबरशिप ऑफ GACSA डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। ये बात सही है। मेंबरशिप ऑफ GACSA डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल
इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ CGSA, ये जो है इनकरेक्ट है। तो केवल 2 करेक्ट है और केवल 2 करेक्ट के अनुसार सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसके अनुसार ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब GSCS से क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। ग्लोबल, देखिए एक बहुत अच्छा टर्म है, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। चलिए आगे चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर was originally developed by FAO, Food Agriculture Organization, in 2010 through the paper Climate Smart Agriculture. The policies, practices, and financing for food security, adaptation, and mitigation. In 2014, an alliance was set up with this issue as its focal point. GASCA, Global Alliance for Climate स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये जो क्या है इसी को मैं देख रहा था। इसमें ये जो है GACSA होना चाहिए, GACSA। तो क्या कर रहा है, in 2014 an alliance was set up with this issue and its focal point the GACSA, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, GACSA। यहाँ पर CSA ऐसे होना चाहिए। तो आप इसको देख लिए। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बिकॉज मेंबरशिप इन द अलायंस डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। इनकरेक्ट बिकॉज इंडिया इज जस्ट ए सिग्नेटरी। तो इंडिया जो है इसका केवल सिग्नेटरी है। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन 2010। तो CSA जो 2010 में बना था, यही जो है GA, ग्लोबल अलायंस CSA हो गया। ग्लोबल अलायंस CSA 2014 में और इंडिया केवल इसका क्या है, एक सिग्नेटरी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आराम से इसी तरह से देखते रहे। ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चंस के रूप में इनको कैटेगराइज किया है, तो इसी तरह नहीं किया है। इनमें इनको समझने में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्चुअल और अच्छे क्वेश्चन है। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, a UN mechanism to assist countries transition towards a greener and more inclusive economy, emerged at। ये पेज नामक जो कंसेप्ट है, पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन एंड ग्रीन इकोनॉमी, ए UN mechanism to assist countries transition towards a greener and more inclusive economies emerged at। तो कहाँ पर इमर्ज हुआ था ये आपको बताना है। ये हुआ था ऑप्शन बी में। देखिए क्या दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012, रियो डी जेनेरियो। इसी को तो Rio+20 कहते हैं।
+20 क्यों? 2012 जो देख रहे हैं तो ये 1992 में +20 जोड़ने के बाद आया। इसी में पेज नामक कंसेप्ट भी निकल के क्या आया, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। In 2012, Rio +20 United Nations Conference on Sustainable Development was held in Brazil. The conference outcome document entitled Future We Want. The Future We Want was a call to action for governments, businesses and even alike to support countries interested in transition to a green economy. Page was created as the event direct response to this call of action. तो इस पेज का आप कम से कम वो याद रखिए, फुल फॉर्म याद रखिए। लाइए, ये यूएन की इनिशिएटिव था। यूएन का क्या होगा पेज का? पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी। तो पेज का आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे। उससे पहले आप कौन सा टर्म सीखे हैं? GACSA। ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। GACSA ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो GACSA और पेज नामक दो वर्ड्स आप सीखिए। इसको जो आप ये सब वर्डिंग जो है आप मेंस में और फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जब आप कुछ जानेंगे तभी तो डिस्कवरी कर पाएंगे। ऐसा थोड़ा है कि कुछ नहीं जान रहे हैं उसके बाद एकदम समुद्र में से अमृत निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए फटाफट। प्रोनाउंस करने में एनर्जी लगती है। शांति से पढ़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आप लोग सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ तो आराम से सुनने और देखने में अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं। लेकिन एब्जॉर्ब तो तभी होता है जब आप एक्शन भी करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, आपको करेक्ट बताना है। With reference to Agenda 21, sometimes seen in the news, consider the following statement. क्या कह रहा है? It is a global action plan for sustainable development. बात एकदम सही है। Agenda 21 क्या है? It is a global action plan for sustainable development। और आगे चलते हैं। It originated in वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहानिसबर्ग इन 2002। ये जो है क्या है? इनकरेक्ट है। तो पहला करेक्ट है, तो पहले करेक्ट के अनुसार ऑप्शन ए क्या होगा आपके यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, सब कुछ एक्सप्लेनेशन में क्लियर हो जाएगा। एजेंडा 21 इज ए नॉन बाइंडिंग वॉलंटरीली implemented action plan of the United Nations on Sustainable Development. It is a product of Earth Summit, UN Conference on
Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. Hence, only statement 1 is correct. Agenda 21 क्या है, देखिए क्या कह रहा है. It is a product of Earth Summit जो 1992 में हुई थी. It is a product of Earth Summit, United Nations Conference on Environment and Development. इसको अर्थ समिट कहते हैं शॉर्ट में. हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील इन 1992. उसी का प्रोडक्ट है एजेंडा 21. चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए फटाफट. Many transplanted seedlings do not grow because, बताइए दोस्तों. IAS प्री 2013 का ये क्वेश्चन है. Many transplanted seedlings do not grow because. ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट होगा. मोस्ट ऑफ द रूट हेयर आर लास्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन. मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लास्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन. ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों. चलिए और आगे चलते हैं. मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लास्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन. द फंक्शन ऑफ रूट हेयर is to collect water and mineral nutrients present in the soil and take this solution up through the root to the rest of the plant. These are made up of cellulose and normal pectin, which helps it as a gelling agent with the soil. Another reason is the use of fertilizers which increase the concentration of soil. क्या कर रहा है? Another reason is the use of fertilizers which increase the concentration of soil and make it difficult for plants to absorb water. This situation causes plant cells causing the leaf turn brown. This situation causes plant cells causing the leaves turn brown. तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना था? 12 था. तो many transplanted seedlings do not grow because most of root hair are lost during transplantation. चलिए दोस्तों आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए फटाफट. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स. यूपीपीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मीन्स मतलब क्या होता है? ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, adverse changes brought in human activities. Adverse changes brought in by human activities. Ecological imbalance because of ecological diversity. Ecological imbalance because of इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो ये सभी करेक्ट हैं और सभी करेक्ट हैं. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा. तो लाइए यहाँ पर देखते हैं. ओवरऑल डिग्रेडेशन, adverse changes brought in by human activities, ecological imbalance because of ecological diversity. ये सब जो है तीनों सही है. इस प्रकार ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों. आगे चलते हैं.
Environmental degradation is the deterioration of the environment through depletion of resources such as air. Depletion of resources such as air, water, and soil. Environmental degradation is either natural or by human beings. Hence option D is correct. चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर करें फटाफट। नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन 24 हैं हाई लेवल वाले में, अभी लोग 14 चल रहे हैं। इसका मतलब कि अभी 10 क्वेश्चंस देखना है और इसको इंक्लूड करेंगे तो अभी 11 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, Which of the following is related to protection of ecological balance? Protection of ecological balance। तो इसमें जो है फॉरेस्ट पॉलिसी रिलेट करके आपको फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है आगे चलते हैं दोस्तों। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी इससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये भी करेक्ट है, और एजुकेशनल पॉलिसी ये भी करेक्ट है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी करेक्ट है, और सभी करेक्ट है तो इसके अनुसार ऑप्शन डी आपको क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। यूपी पीसीएस स्पेशल मैथ्स 2004 का क्वेश्चन था। चलिए और आगे चलते हैं। Protection of ecological balance is directly related to the Forest Policy and the Environment Protection Act 1986, while industrial policy and educational policy also include the environmental approach. Industrial policy and educational policy also include the environmental approach. Thus, the four policies mentioned in question could be considered as being related to the protection of ecological balance. चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए फटाफट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, IAS प्री 2014 के क्वेश्चन है और फटाफट आंसर करिए। कंसर्निंग ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, concerning global environment facility, which of the following statement is are correct? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट के बारे में देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, इट सर्व एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन on biological diversity and United Nations Framework Convention on Climate Change। ऑप्शन है आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से जुड़ा हुआ इट सर्व एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज ये दोनों जो है इन्वायरमेंट में आ जाएगा। तो लाइए इसको थोड़ा सा वो सबको इरेज करके फिर दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और बायोलॉजिकल और क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF वाज established on the eve of the
92 Rio Earth Summit to help tackle our planet's most pressing environmental problems. GEF is an international partnership of 183 countries and 18 agencies that address global environmental issues. It is a financial mechanism for 5 major international conventions: Global Environment Facility, 5 major international conventions: the Minamata Convention on Mercury, यहाँ पर देखिए क्या करे, इट इज ए फाइनेंशियल mechanism for 5 major international conventions: the Minamata Convention on Mercury, the Stockholm Convention on Persistent. चलिए तो स्टॉकहोम से देखेंगे आगे। इसमें क्या कह रहा है, द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, the United Nations Convention on Biological Diversity, and the United Nations the United Nations Convention Combat Desertification, and the United Nations Framework Convention on Climate Change. GEF supports multi-stakeholders alliance to preserve threatened ecosystem on land and in the ocean. Build green cities, boost food security for a more prosperous, climate resilient world. Build green cities, boost food security. Build green cities, boost food securities. यहाँ पर देखिए, for a more prosperous, climate resilient world. नाउको चीफ एग्जीक्यूटिव। तो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है, ये कह रहा था कि 5 जो ऑर्गेनाइजेशन है, 5 ऑर्गेनाइजेशंस, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए या फाइनेंस देने के लिए बना है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है फाइनेंस करने के लिए बना है। तो वो 5 कौन कौन थे ये आपको देखना है, आइए देखते हैं। तो पहला हो गया मिनामाटा कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी। उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, और तीसरा हो जाएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद कन्वेंशन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, फोर्थ जो होगा कम्बैट डिजर्टिफिकेशन हो गया। और उसके बाद 5वां हो गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो है 5 कन्वेंशन को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF बना। तो इन शब्दों को याद रखिए धीरे धीरे, इसीलिए इतना समय दिया जा रहा। नहीं तो रामायण कथा की कहानी की तरह बाँच करके आदमी निकल गया हो। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें फटाफट। Plechimada, which has been in the news for immense damage to its environment, lies in। तो प्लेचिमाडा जो है
which has been in use for immense damage to its environment lies in केरला। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। देखिए क्या कह रहा है कि इन 2000 दिस पंचायत गिव लाइसेंस टू हिंदुस्तान कोका कोला बिवरेज प्राइवेट लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर कोका कोला कोक एंड अदर प्रोडक्ट्स विच फैंटा, लिम्का, थम्स अप, स्प्राइट, किनले etc. But very soon due to the contamination of groundwater in that locality by the chemical waste discharged by the company, local people started a small scale protest against the company. Later this protest was supported by panchayat authority. In the long run, the national as well as international support to this protest against a multinational company. In the long run, national as well as international support to this protest against a multinational company. This movement became an icon of other such movements worldwide. This movement became an icon of other such movements worldwide. तो देखिए दोस्तों, प्लेची माडा, यही थोड़ा सा यहाँ पर लिखा जाए। प्लेची माडा जो है केरल में है, और कोका कोला जो आप पीते हैं यही कंपनी द्वारा 2 में बनाने लगी, और धीरे धीरे कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर होने लगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए फटाफट। क्या कह रहा है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्ट करने की बात करा, तो उससे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जितने ऑर्गन हैं सब उसके अंदर आ जाएंगे। आखिर ये है क्या? एक्ट। तो ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन होगा। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। MPPCS प्री 2013 के क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। इन द वेक ऑफ भोपाल ट्रेजेडी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड। देखिए यहाँ पर ये भी देखिए 1984 में हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो वही कह रहा है कि इन द वेक ऑफ भोपाल ट्रेजेडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब याद करते रहिए। अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एक्ट इज an umbrella legislation designed to provide a framework for central government coordination of the activities of various central and state authorities established under previous laws such as Water Act and the Air Act। ये क्या कह रहा है? इससे पहले पानी और हवा का एक्ट होते थे। सेंट्रल एंड स्टेट आल्सो एस्टेब्लिश्ड अंडर प्रीवियस लॉज सच एज वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट। इनकी जगह पर हमें लगता है कि लाया गया ऑफ द वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज। तो चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए फटाफट।
genetic engineering appraisal committee is constituted under the genetic engineering appraisal committee is constituted under the Environment Protection Act 1986। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जेनेटिक appraisal committee was renamed as genetic engineering appraisal committee. It is the apex body constituted in the Ministry of Environment and Forest under rule for manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganisms, genetically engineered organisms or cell 1989 under the Environment Protection Act 1986। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1986 में, ये किसके वेक में आया था? 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए फटाफट। IAS प्री 2018 का एक क्वेश्चन है और आपको क्या बताना है? करेक्ट आंसर बताना है। विथ रेफरेंस टू दी circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following fall under conservation agriculture? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में आपसे पूछा है। चलिए बताइए। एवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेज, ये नहीं आता है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत मोनोकल्चर प्रैक्टिसेज से बचना नहीं आता है। एडाप्टिंग मिनिमम टीलेज आता है। एवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, ये भी आता है। नहीं, प्लांटेशन क्रॉप्स को करने से क्या मतलब, इसमें हमें तो नहीं लगता है कि, देखिए ये नहीं होगा। तो कल्टीवेशन क्रॉप्स को एवॉइड करने से कोई मतलब नहीं है, तो ये नहीं होगा। देखिए, यूजिंग क्रॉप रेजिडी टू कवर द सॉइल सरफेस, ये बात सही है। यूजिंग क्रॉप रेजिडी टू कवर द सॉइल सरफेस, ये भी बात सही है। एडाप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग, क्रॉप रोटेशंस, क्रॉप सीक्वेंसिंग, क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है, तो ये सही है। तो कौन कौन सा सही हो गया? दूसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा, चौथा, पांचवा किस में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर CA कैन बी डिफाइंड बाय स्टेटमेंट गिवन बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज ए concept for resource saving agricultural crop, concept for resource saving agricultural crop production that strives to achieve acceptable
profits together with high and sustained production level while concurrently conserving the environment। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या क्या आना चाहिए? अभी देखते हैं। मिनिमम टीलेज एंड सॉइल डिस्टर्बेंस, परमानेंट सॉइल कवर विथ क्रॉप रेजिड्यू and live mulches, crop rotation and intercropping are the principles of conservation agriculture। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि कंजर्वेशन सस्टेन्ड प्रोडक्शन और profit with high that is type to achieve profits together with high and sustained production level while concurrently conserving the environment। तो ये सब सारी बातें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर करिए फटाफट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर करिए फटाफट। IAS प्री 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ दियर एनुअल सर्वे द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड द इंटरनेशनल पोलिंग फर्म ग्लोब स्कैन गेव इंडिया टॉप रैंक इन ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर। What is this score? तो ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर, तो ये क्या है इसको बताइए। तो आइए देख लेते हैं। इट इज ए मेजर ऑफ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इन डिफरेंट कंट्रीज। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा और सबको देखते रहिएगा, सीधे हम लोग आंसर पाए। इट इज ए मेजर ऑफ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इन डिफरेंट कंट्रीज, ग्रीन डेस्क। तो चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। नेशनल जियोग्राफिक कंडक्टेड इट्स inaugural Green Desk survey in January 2008. That first Green Desk survey of 14 countries around the world ranked average consumers in those countries according to the environmental sustainable of their behavior. According to environmental sustainable of their behavior, the option B will be the right answer। In 2009, India was the first place, and in 2014, India returned its position. In 2009, India was at first place, and in 2014, India retained its position। अपनी पोजीशन बरकरार रखी। तो ये था ग्रीन डेस्क। ग्रीन डेस्क इंडेक्स जो है इसमें कंज्यूमर का एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति बिहेवियर देखा जाता है। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? AIS प्री 1993 का क्वेश्चन देखते हैं कि स्टैटिक प्रकार का है कि करंट का क्वेश्चन है। विच
which one of the following is the best strategy for environment friendly sustainable development in Indian agriculture? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. Which one of the following is the best strategy for environment friendly सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, ये आपसे पूछ रहा है. और हम लोग सीधे चलेंगे ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन पर चलेंगे. इतना समय नहीं, फिर आप लोग ऑप्शन पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा. मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज. ये एकदम सही है. एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी चाहिए आपको और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी चाहिए. EFSD, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसके लिए मिक्स्ड क्रॉपिंग चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर्स चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग चाहिए और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज. तो उन बीमारियों से स्वतः का बचाव करने वाले फसलों की जरूरत है. चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं. मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज and pest resistant crop varieties are the best strategy for environment friendly sustainable development in Indian agriculture. Best strategy for environment friendly sustainable development in Indian agriculture. चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए. 22, 23 और 24 और 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं. और चलिए, तो ये यूपीपीसीएस में 2017 का क्वेश्चन है. इसको बताइए, वही करेक्ट बताना है. एसर्शन और रीजन दिया हुआ है. 22, इंडिया इज ए फेस ऑफ एन ओवर अर्बनाइज्ड कंट्रीज. क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है दोस्तों, बताइए. एसर्शन और रीजन दिया है, इसमें आपको करेक्ट बताना है देख देख के. तो इंडिया इज केस ऑफ एन ओवर अर्बनाइज्ड कंट्रीज. ये क्या है, फॉल्स है. इंडिया अभी ओवर अर्बनाइज्ड कहाँ है बताइए. मोस्टली तो इसकी जनसंख्या गांव में ही रहते, रूरल एरिया में रहती है. अब देखिए रीजन क्या कह रहा है. मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज इन इंडिया डू नॉट हैव एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. ये बात सही है. मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज इन इंडिया डू नॉट हैव एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है. और 22 में क्या है, ये गलत है और आर सही है. इस प्रकार ऑप्शन डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू सेंसस फॉर अप्रोक्सीमेटली 121 पीपल लिव इन रूरल एरिया. Urban area alone, the rate of corruption in India is high at the process of solution to provide basic amenities like drinking water, transport, sanitation, electricity. अब भैया देखिए 2011 का सेंसस क्या कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं 31.1% और ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं 68.9%. और ये कह रहा है कि यही सही है. चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए फटाफट. इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग वाच. ये तुक्का क्वेश्चन है.
इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग वाज, बताइए। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, देख लीजिएगा, मसानोबू फुकुओका। नेचुरल फार्मिंग के इन्वेस्टिगेटर है मसानोबू फुकुओका। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मसानोबू फुकुओका वाज ए जापानीज फार्मर एंड फिलासफर। फेमस फॉर हिज नेचुरल फार्मिंग एंड revegetation of desertified lands. Natural farming and revegetation. चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के आंसर करें फटाफट। विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड द ग्रीन आर्मी फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए कौन सा कंट्री जो है ग्रीन आर्मी लाया था, बताइए। MPPCS प्री 2014 का क्वेश्चन है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ग्रीन आर्मी इज ए 6 month प्रोग्राम। ग्रीन आर्मी इज ए 6 month प्रोग्राम फॉर 17 to 24 years old youths in Australia to train and work for the environment. चलिए तो ग्रीन आर्मी आप जानते हैं कि सब ग्रीनरी को और इन्वायरमेंट सबको क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए क्या कर रहा है, ग्रीन आर्मी प्रोजेक्ट्स इंक्लूड restoring native vegetation, heritage restoration, protecting animal habitats and regenerating wetlands in urban, rural and local areas. The Green Army program will be closed in 2018। तो अब क्लोज भी हो गई है, हाँ, कंसेप्ट में जिंदा रहेगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपको दूसरे मित्र तक पहुंचे। सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम लोग देखेंगे, तो ये पहला टॉपिक खत्म हुआ, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। तो ये आज हम लोग देखे हैं 24 क्वेश्चंस, आप लोग देख लेंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।